पढ़ा था, दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए हमने दो लॉज भी पढ़े थे, बराबर है। एक अपना लॉज कौन सा था, पहला लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, और दूसरा कौन सा था अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनको क्या मान के चलते थे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये पहली साइड होती थी, और दोनों को हम कैसे कनेक्ट करते थे, सेम ऑर्डर में कैसे कनेक्ट करते थे। तो जैसे अपना ये वाला पहला साइड हो गया ए वेक्टर, ये क्या हो गया अपना दूसरा साइड हो गया, ये अपना क्या हो गया बी वेक्टर। देन आपका जो रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और ये जो आपका रिजल्टेंट होता था, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनके साथ क्या होता था, वो अपोजिट ऑर्डर में होता था। अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल टेल एक जगह पे आना है या फिर हेड हेड एक जगह पे आना है, बराबर। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला होगा, बराबर। ये होगा आपका आर वेक्टर, जो किसके बराबर होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। इसके बाद हमने क्या दूसरा लॉ कौन सा देखा था एडिशन के लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट जब ट्रायंगल में हम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चलते थे तो हम क्या लेके चलते थे, सेम ऑर्डर में, मतलब टेल हेड जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा वेक्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो पहला वेक्टर हमेशा कहां पे खत्म, पहला कोई भी वेक्टर कहां पे खत्म होता है, हेड पे। कहां पे खत्म होता है, तो ये अगर हेड पे खत्म हो रहा है तो दूसरा वेक्टर देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। वो स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, टेल से होगा। कहां से स्टार्ट होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन दो वेक्टर्स को क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बराबर। पर जब भी तुम उनको टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मान के चलोगे तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे आना चाहिए। तो ये अगर आपकी पहली वेक्टर है लेट्स से, बराबर, तो दूसरी वेक्टर क्या होगी आपकी, ये होगी। दूसरी वेक्टर क्या होगी आपकी, ये। तो ये आपका ए वेक्टर और ये आपका क्या हुआ बी वेक्टर, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं। तो देख लो पहले का ये टेल है और ये वाला क्या आपका हेड है, दूसरे का ये टेल है और ये वाला आपका क्या है, हेड है। और ऑब्वियसली आपका टेल मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, और हेड मतलब क्या होता है आपका, तो दोनों का देखो इनिशियल पॉइंट यही पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपके टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है आपका डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन दो वेक्टर का एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है आपका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या होता है आपका डायगोनल ऑफ द, ये डायगोनल तो दो होते हैं पैरेललोग्राम का, फिर वो कौन सा डायगोनल, तो वो डायगोनल होगा जो इन कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होगा। क्या होगा, क्योंकि ये दो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो इसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से जो पास होने वाली डायगोनल होगी दैट विल बी योर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो मेरे को एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तो देख लो ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका क्या पैरेललोग्राम है। चीजें समझ में आ रही है, अरे आगे ना, ये आपका पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल कौन सी होगी आपकी, ये वाली की ये वाली, ऑब्वियसली। तो ये जो डायगोनल होगा इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका, वही भी होगा। इनिशियल पॉइंट क्या होगा, वही क्या होगा जिन दो वेक्टर्स का जहां पे आ रहा है, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखोगे तो हम कितने वेक्टर्स ऐड करते थे, दो वेक्टर्स ऐड करते थे। कितने वेक्टर्स ऐड करते थे हम, दो वेक्टर्स। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, एक साथ मेरे को दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो, बराबर, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर मेरे को ऐड करना है, अगर सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड करने हैं आपको, तो आप कौन सा यूज करोगे, या तो ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक साथ ऐड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला मेथड यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान के चले, अब ये जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये कौन सा मेथड है आपका, ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं बनता। जैसे आपको पता होगा अगर ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर ऐड करते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाली, तो उसका हमने एक फार्मूला निकाला था, r = a square plus b square plus twice ab cos of theta, where a and b are the magnitude of two vectors to be added and theta is the vector angle between two vectors to be added। जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनके बीच में क्या होता था आपका वेक्टर एंगल होता था। सेम फार्मूला इसके लिए आता था। लेकिन जब हम दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करते हैं और उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला है क्या, सिर्फ कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल। देखिए जैसे कि मान के चलिए दो से ज्यादा वेक्टर्स है, लेट्स से ये आपकी एक वेक्टर है ए वेक्टर, बराबर है, ये मान के चलिए आपकी दूसरी वेक्टर ये बी वेक्टर, लेट्स से ये ए वेक्टर है आपका, बराबर है, ये आपका क्या है बी वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है हम क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लिखा दे दे रहा एरो।
ये क्या हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। तो देख लो ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट है और ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये आपका क्या हुआ? एरो है। तो ये एरो हेड क्या देगा मेरे को? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ये लाइन सेगमेंट क्या देगा मेरे को? मैग्नीट्यूड। क्या देगा मेरे को? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर। आपका क्या बन जाएगा? वेक्टर। वो क्या आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। लेट्स से और एक वेक्टर है आपकी, ये मान के चले आपकी कौन सी वेक्टर है? सी वेक्टर। ये कौन सी वेक्टर है? सी। और मान के चले एक और वेक्टर है आपका ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है आपका? डी वेक्टर। तो यहाँ पे कितने वेक्टर है जी? 1 2 3 4। अगर 2 होते तो मैं या तो ये मेथड लगा लेता या तो ये मेथड लगा लेता, लेकिन यहाँ पे 2 से क्या है? ज्यादा वेक्टर्स है। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स है तो इन सबको अगर ऐड करता हूं तो आपका क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये जब मैं इन सभी वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो हर वेक्टर के पास क्या है? आपकी एक डायरेक्शन है और एक आपकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ए बी सी एंड डी, ये जो चारों वेक्टर जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, इन सबके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो इन चारों को ऐड करने के बाद एक रिजल्ट मिलेगा मेरे को एडिशन का। उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? वो भी रिजल्ट भी क्या होगा? आपका वेक्टर ही होगा ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इन चारों को ऐड करोगे तो इन चारों को कंबाइन करने के बाद आपको एक वेक्टर मिलेगी। ऐसे 4 वेक्टर आपको, 4 को कंबाइन करोगे तो एक मिलेगी ना। तो वो जो एक वेक्टर मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? आर वेक्टर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? या फिर बोलते हैं हम क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? तो इनको अगर ऐड करना है तो ये जो आपका पॉलीगॉन लॉ है, ये जो आपका पॉलीगॉन लॉ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा है, इसी ट्रायंगल लॉ का क्या वो एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसी ट्रायंगल लॉ का क्या है? लेकिन ट्रायंगल लॉ से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगॉन लॉ से हम मैथमेटिकली रिजल्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते सर, बल्कि किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकली। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हो गया आपका पॉलीगॉन लॉ। क्या हो गया आपका? पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ ये बोलता है कि अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स है और उनको अगर आपको ऐड करना है तो कंसीडर देम एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। बराबर है? तो जिन सभी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, 2 से ज्यादा जो वेक्टर्स है, उन सभी को क्या मान के चलो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मान के चलो। क्या मान के चलो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो ऑब्वियसली अगर ये तो दूर रखे हुए ना, तो पॉलीगॉन का आपका अभी पॉलीगॉन के शेप बता कौन से होते हैं? ट्रायंगल भी आपका एक पॉलीगॉन ही है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये 4 साइड वाला पॉलीगॉन है। और है ना, इसके बाद पेंटागन, ये भी आपका एक पॉलीगॉन है। इसके बाद हेक्सागन, ऑक्टागन, और है ना, ये सबके सब आपके क्या है? पॉलीगॉन। और ये सब साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। बराबर है? तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 वेक्टर्स अगर मैं ऐड कर रहे हो तो इन चारों वेक्टर्स को क्या मान के चलो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मान के चलो। क्या मान के चलो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पर ये तो दूर है ना भाई, ये तो दूर है ना, इनको जोड़ना पड़ेगा ना। तो जोड़ना पड़ेगा तो ट्रायंगल लॉ में हमने कैसे जोड़ा था? अगर पहला वेक्टर है, जैसे ये फर्स्ट साइड है मान के चलो, ये फर्स्ट साइड, बराबर है? ये आपकी सेकंड साइड, ये आपकी, और ये आपके फोर्थ साइड। तो ये फर्स्ट साइड है, तो पहली साइड जहां पे खत्म हो रही है वहां से दूसरी साइड चालू होगी, और दूसरी साइड जहां पे खत्म हो रही है वहां पे, और तीसरी साइड जहां पे खत्म हो रही है वहां पे। तो इन सभी को क्या मान के चलो? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। बराबर है? और इनको जब कनेक्ट करोगे तो इनको कनेक्ट करना है कैसे? सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना है। पहला जहां पे खत्म हो रहा है वेक्टर वहां पे दूसरा चालू होना चाहिए, दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे तीसरा चालू होना है, तीसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे चौथा। तो ऐसा अगर कनेक्ट करते हो तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना। तो जोड़ोगे कैसे जी? तो पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। तो इसको यहीं पे रखो, इसको क्या करो? यहीं पे रखो, और इसको शिफ्ट करो। तो इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो कैसे शिफ्ट करूंगा? ऐसे। तो ये कहां पे आ जाएगा आपका? देख लो, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं बी को, तो बी आ जाएगा आपका यहाँ पे। देख लो जी, सॉरी, बी आ गया आपका यहाँ पे। बराबर है? तो बी को जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया ऐसे, पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे सेम प्लेन में, कहां पे? सेम प्लेन में जब भी शिफ्ट करोगे तो ऐसे शिफ्ट करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन। तो इसको कैसे करना? ऐसे पैरेलल पकड़ के ऐसे कर दिया। ये बी वेक्टर आ गया। तो देख लो, बी वेक्टर का टेल देखो यहाँ पे आया, मतलब पहला वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ पे लेके आया, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सेम यहाँ पे इसको लेके आओ, तो इसको किसी इसका क्या टेल लेके आओगे क्या हेड लेके आओगे? ओके, तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो तीसरा वेक्टर यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टार्ट। और स्टार्ट हमेशा कहाँ पे होता है? टेल पे। कहाँ पे होता है?
तो लेके आओ जी फट से, ये हो गया, आ गया। तो ये बन गया आपका तीसरा साइड। सेम फिर इसको लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, ऐसे आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये ए वेक्टर हुआ, ये वाला आपका बी वेक्टर, ये वाला आपका सी वेक्टर और ये वाला आपका डी वेक्टर हो गए। फर्स्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, सेकंड साइड ऑफ पॉलीगॉन, थर्ड साइड ऑफ पॉलीगॉन एंड फोर्थ साइड ऑफ पॉलीगॉन, और सबके सब देखो सेम ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। देन स्टेटमेंट ये बोलता है पॉलीगॉन लॉ का कि इन चारों को जब तुम, अब ये दो से ज्यादा जो वेक्टर्स है, इन सबको जब आप एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मान के चलोगे और सबको आप कैसे कनेक्ट करोगे, सेम ऑर्डर में कनेक्ट करोगे, देन इन सभी वेक्टर का जो एडिशन आएगा उसका जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट के पास क्या होगी, डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो उसको भी मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए जिसके पास दो एंड पॉइंट हो गए, और एक क्या होना चाहिए आपका, एरो हेड होना चाहिए, मतलब टेल और हेड फिक्स होना चाहिए आपका, बराबर है। तो पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन होगा। क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। तो या तो पॉलीगॉन बना है क्या, क्लोज है क्या आपका, तो क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, हो गया। तो देखो यहाँ पे एक एंड पॉइंट ये है, तो ये सबसे लास्ट वाला वेक्टर है और ये आपका सबसे फर्स्ट वाला वेक्टर है। तो फर्स्ट वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट कनेक्ट कर दो। तो एक एंड पॉइंट ये बना और एक एंड पॉइंट ये बना, ये बन गया आपका लाइन सेगमेंट। ये क्या बन गया आपका, लाइन सेगमेंट हमेशा किसका नॉलेज देता है, मैग्नीट्यूड का। किसका नॉलेज देता है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होगा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, तो मेरे को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जैसे ट्रायंगल लॉ में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, इसका टेल किसके पास आता था, ए वेक्टर के पास, बराबर, और इसका हेड किसके पास आता था, तो ये पहला वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, ये लास्ट वेक्टर हुआ। तो फर्स्ट वेक्टर का जहां पे टेल आ रहा है वहां पे रिजल्टेंट का क्या आता था, टेल आता था, मतलब अपोजिट ऑर्डर में, टेल टेल एक जगह पे अपोजिट ऑर्डर। और रिजल्टेंट का जहां पे हेड आता था वहां पे लास्ट वेक्टर का क्या आता था, हेड आता था। ये भी तो अपोजिट ऑर्डर हुआ जी, अरे ना, मतलब रिजल्टेंट का यहाँ पे हेड आया और यहाँ पे क्या है, टेल आई। तो उसी तरह पहला वेक्टर ये है, तो पहले वेक्टर का जहां पे टेल आ रहा है वहां पे रिजल्टेंट का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। और लास्ट वेक्टर ये वाला है, तो लास्ट वेक्टर का जहां पे हेड आ रहा है वहां पे रिजल्टेंट का क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड यहाँ पे आ रहा है, तो एरो हेड यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा, तो ये लगा दिया मैंने एरो हेड। ये क्या बन गया आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास एरो हेड है और एक आपका क्या लाइन सेगमेंट है, दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड एंड यही होगा, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। क्या हो गया आपका, और यही आपका क्या है, पॉलीगॉन लॉ। यही आपका क्या है, पॉलीगॉन लॉ। सबको समझना है, यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लो। ऑनलाइन वाले देखो एक बार, हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो फट से। ऑनलाइन वाले कहीं पे भी डाउट है हल्का सा भी तो तुरंत पूछ लो अभी, ठीक है। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते फट से फिर। ओके, श्रीयम को क्लियर है, अंजू को भी क्लियर है, गुड। बाकी लोग भी बोला करो फट से। ओके, वंश को भी क्लियर है, ईशा को भी क्लियर है, गुड। होशांग को भी क्लियर है, सभी नवोदय की है। चलो, या तो क्लियर है सबको। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, बराबर है। अभी स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर मतलब क्या होगा, तोड़ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जोड़ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जोड़ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, उल्टा, तोड़ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, तोड़ना। अभी जैसे अभी देखिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिला, ए और बी को ऐड करने के बाद मिला ना। मतलब अगर मैं रिजल्टेंट को तोड़ता तो मेरे को क्या मिलता, ए मिलता और बी मिलता। वैसे ही यहाँ पे रिजल्टेंट को तोड़ता तो मेरे को क्या मिलता, ए और बी मिलता। वैसे यहाँ पे रिजल्टेंट को तोड़ता तो मेरे को क्या मिलता, ए भी मिलता, बी भी मिलता, सी भी मिलता और डी भी मिलता। तो हम जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अभी जैसे मैं मान के चलिए ये आपका वेक्टर है, लेट्स से ये आपका क्या है, एक वेक्टर है, कोई भी ले लो जनरल वेक्टर, बराबर है। तो ये आपका मान के चलो ए वेक्टर है, ए नहीं मैं पी ले लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ
पी वेक्टर। तो ये आपका एक गिवन वेक्टर है, इसको मैं कितने पार्ट में तोड़ सकता हूं, इसके मैं कितने टुकड़े बना सकता हूं, इसको तोड़ के मैं कितने वेक्टर्स बना सकता हूं। चलो आपके ऑप्शन है 1 2 3 अनंत। बोलो, ये आपके सामने कितने बना सकता हूं, क्यों अनंत क्यों? हाँ जो यूनिट वेक्टर की तरफ आ रहे, टेंशन मत लो। हाँ बोलो अनंत क्यों? बना सकता हूं ना, देखो कैसे, इसको हो सकता है मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको तोड़ के मैं पहला वेक्टर ये बना देता हूं, बराबर है, और दूसरा वेक्टर ये वाला हो गया, अरे ना, तो देखो ये वाला हो गया आपका ए वेक्टर, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। कितने बनाए मैंने, तो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ए बी पी को तोड़ा तो मेरे को क्या मिला, ए और बी। कैसे पता चले ए और बी, तो देख लो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो देख लो टेल हेड, दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये तीसरी साइड क्या होती है आपकी रिजल्ट। ए और बी को जोड़ो तो मेरे को क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। अरे यार नहीं सुना, अरे हाँ की ना, एक और ऐसा भी कर सकता था मैं, ये वाला एक, ये दो, ये तीन, ये चार, देख लो ये वाला ए वेक्टर, कुछ भी लो अपनी मर्जी, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये कैसे पता चला, देखो ये पॉलीगॉन बन रहा है, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, तो देख लो ये टेल ये है, ये टेल ये है, ये टेल ये है, ये टेल ये है, तो इन सबों के जोड़ो तो ये मिल रहा है, और इसको तोड़ो तो ये मिल रहा है। एक ही चीज है ना, जोड़ के बनाओ या फिर तोड़ के मिलाओ, एक ही चीज है ना। और क्या कर सकता था मैं, ऐसा भी कर सकता था, 1 2 3 4 5 6 7, ये चल रहा है ऐसे, और ये वाला लास्ट वाला इंफिनिटी। अरे कर सकता हूँ ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वो चल रहा है आपका, और यहाँ पे क्या हो गया आपका इंफिनिटी। कितने जोड़े मैंने, अनंत वेक्टर जोड़े, आपको क्या मिला। पर दिक्कत यही है कि यार यहाँ पे तो मैं पॉलीगॉन लॉ तो यूज कर रहा हूँ ना, तोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ के लिए भी मैथमेटिकल मेथड है क्या अपने पास, एनालिटिकल मेथड है क्या, नहीं। तो मेरे को ये तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, मेरे को ये तरीका अपनाना पड़ेगा क्या, तो किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है जिसको हम तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हम कितने, तोड़ने के लिए हम उसको जब भी तोड़ेंगे तो कितने वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, अनंत, अपने अपने मर्जी में कितने भी वेक्टर्स में तोड़ते हैं, बराबर है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, वो क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर। कौन सा रेक्टेंगुलर, कौन सा पढ़ने वाले हम। अब रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वेक्टर को तोड़ोगे तो उसको हमेशा कितने वेक्टर्स में तोड़ेंगे हम, 2 या 3 वेक्टर्स में। कितने इसमें तोड़ेंगे हम, 2 या 3 वेक्टर। क्या आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अरे नहीं पता, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता, अबे एक्स वाई जेड यही तो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नाम नहीं पता होगा, बराबर है। तो जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक आपका क्या रहता है, ऑब्जर्वर रहता है, एक क्या रहता है आपका ऑब्जेक्ट रहता है, और एक क्या रहता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे होता है, ऑब्जर्वर ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेस में रहकर जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये फैन है, ये आपका क्या है, फैन। मैं किसको देख रहा हूं, फैन को। तो फैन क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। मैं कहां पे हूं, कहां पे हूं, फ्लोर पे हूं ना, फ्लोर क्या हो गया आपका। तो हमेशा ऑब्जर्वर 3 चीजों के साथ रहता है, बराबर है, 3 डायरेक्शन के साथ रहता है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, क्या ये मेरा फेस है, अरे हाँ सुना है, ये मेरा फेस है, तो हमेशा जो मेरा फेस होगा, मेरे फेस के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस। हमेशा मेरा जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, मेरा वाई एक्सिस। और हमेशा मेरा जो ऊपर वाला होगा सर के ऊपर, वो क्या होगा, मेरा एक्स वाई जेड। तो हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो 3 डायरेक्शन के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीनों डायरेक्शन मिला के क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो हमेशा जब भी किसी वेक्टर को तोड़ेंगे तो उसकी कहां पे कितने वेक्टर्स में तोड़ेंगे हम, 2 या 3, या तो एक्स वाई में तोड़ेंगे, या फिर वाई जेड में तोड़ेंगे, या फिर जेड एक्स में तोड़ेंगे, या फिर एक्स वाई जेड तीनों में तोड़ेंगे। अरे नहीं चमका, अरे समझे कि नहीं समझे। तो ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड डायरेक्शन, बराबर है। या तो सबको क्लियर है चीजें, बराबर है। तो अभी मैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में बता देता हूं, बराबर है। आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है,
ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दूं ना इधर का। चलो अभी मेरे को बताओ, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, पहले यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, तो बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिर तो वही पे आगे पहले लेक्चर। हाँ, कोई भी बॉडी है, दुनिया किससे बनी हुई है? या तो मैटर से या फिर एनर्जी से, मैटर से या फिर, तो ऐसी हर बॉडी जो मैटर से और एनर्जी से बनी हुई है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सबके सब क्या आपकी, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सबके सब क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। सबके सब क्या क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए मेजर क्यों करते हैं? कि ताकि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करें, कंपेयर कर पाए। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रैंड लगे हुए, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उसके लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक का मास अलग होगा, एक का दूसरे का मास अलग होगा, तो दोनों के मास कंपेयर कर सकते हैं, बराबर है। तो हम ये चीजें मतलब दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते थे, उसको मेजर करते थे। और जब भी मेजरमेंट की बात आती थी, तो मास को अगर मेजर करना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाना पड़ेगा। जैसे मास को मेजर करना, तो हमने स्टैंडर्ड सैंपल क्या बनाया, 1 kg वेट, 1 ग्राम वेट, ये सब आपकी क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये सब आपकी क्या, और उसके हिसाब से हम बाकी मास मेजर करते हैं। जैसे मान के लो इस चेयर का मास मान के चलो 5 kg है, इसका मतलब क्या, जब पांच पांच मतलब जो स्टैंडर्ड वेट है उसके जब 5 डालोगे, 5 वेट डालोगे एक एक kg के, तब जाके उसको बैलेंस करेगा ना, तो हो गया 5 kg का, अरे ना। तो ऐसे लेंथ को भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब आपकी क्या है स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है, बराबर है। यूनिट बोलते हैं उसको, हम कहते हैं यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को जब भी हम लिखते थे, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, Q इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एक तो उसका यूनिट आता था और साथ में क्या आता था उसका एक नंबर आता था, क्या आता था नंबर, उसको हम बोलते हैं, इसी नंबर को हम क्या बोलते थे, मैग्नीट्यूड, n into u, where n is मैग्नीट्यूड एंड u is यूनिट। जैसे मान, और Q is फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत तरीके की है, जैसे मास, वॉल्यूम, फोर्स। तो अगर मैं मास को लिखूंगा तो Q किससे रिप्लेस हो जाएगा, मास से। तो यहाँ पे Q आपका जनरल फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो कोई भी हो सकती है। तो अगर मैं मास लेता हूं तो Q किससे रिप्लेस होगा, m से। तो m इज क्या जाएगा, मान के चलो 5 kg, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता और यहाँ पे kg लिखता। तो ये जब मैंने 5 kg किया होगा, तो मैंने एक्चुअली में क्या होगा, 5 इंटू क्या होगा 1 kg, या फिर 1 kg मैंने 5 बार लिखा होगा, 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस क्या होगा 1 kg, 1 2 3, इसी से ये आया और इसी से ये वाला आया। तो एक्चुअली में 1 kg जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, बराबर है, या फिर स्टैंडर्ड वेट है, उसके मैंने कितनी बार मेजर किया, 5 बार। तो अब जाके बॉडी का वेट कितना आया, 5 kg। सबको समझा, बराबर है। ये हमने यहाँ पे किसको कंपेयर किया, मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को, किसको कंपेयर कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी। किसी का कम मास मिलेगा, किसी का ज्यादा मास मिलेगा। तो वैसे हम क्या करता है कि बहुत बार जो वेक्टर्स होते हैं उनको भी कंपेयर करना पड़ता है। बहुत बार क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है। पर वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां पे हमको मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं होता। मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना होता है क्या, हमको सिर्फ किससे लेना देना होता है, डायरेक्शन से। तो किसी वेक्टर्स के, सिमिलर वेक्टर या फिर अलग वेक्टर्स की अगर मेरे को क्या कंपेयर करना है, मेरे को डायरेक्शन मेजर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में मैंने क्या मेजर किया था, वो क्वांटिटी को कंपेयर किया था। दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को जब मैंने कंपेयर किया था, तो मेरे को उसका क्या करना पड़ा, मेजर करना पड़ा ना। तो वैसे ही अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन को अगर मेरे को कंपेयर करना है, तो इसी की तरह जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट है ना, जैसे एक मेजरमेंट लिया हमने, एक स्टैंडर्ड वेट लिया हमने, बराबर। एक स्टैंडर्ड हमने क्या बनाया, मतलब मेजरमेंट का हमने एक सैंपल बना दिया, उसके कंपेयर उससे हमने क्या किया, बाकी बॉडीज के हमने वेट क्या कर लिया, या फिर बाकी जो भी क्वांटिटीज है उस सबको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो वैसे आप भी बनाना पड़ेगा ना। तो वैसे आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। वैसे आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर की हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन को बता सकते हैं। और इस यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 ना। तो नाम में ही लिखा हुआ है, यूनिट मतलब क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो गिवन वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका क्या है, एक वेक्टर है। मान के चलो ये फोर्स है आपका, ये आपका क्या है,
फोर्स है, और ये फोर्स मान के चलिए आपका कितना है 5 न्यूटन है। कितना फोर्स है? मतलब ये जो मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से लेंथ दिखाई यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी है 5 मीटर। ये लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो ये आपका फोर्स वेक्टर है। ये आपका क्या है? ये अगर फोर्स वेक्टर है तो इस फोर्स वेक्टर का अगर मेरे को डायरेक्शन बताना है तो मैं क्या करूंगा? वो यूनिट वेक्टर से बताऊंगा। किससे बताऊंगा मैं? तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या करेगा? गिवन वेक्टर का ही डायरेक्शन लेगा। किसका लेगा? तो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन मतलब इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन। और आगे ना ये डायरेक्शन हुआ ना, और आगे ना, पर इसकी जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना? 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का है ना। अगर अगर ये वेलोसिटी का होता तो क्या होता? 1 मीटर पर सेकंड। अरे समझे कि नहीं समझे? बराबर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का होता तो क्या होता? 1 मीटर होता। तो जो वेक्टर है उसी का यूनिट लेगा। जो वेक्टर है क्या लेगा? उसी का यूनिट लेगा, पर उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर, और आगे ना तो वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है तो, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी? जिस तरफ आपका फोर्स वेक्टर है। तो ये फोर्स वेक्टर इस तरफ है, तो ये क्या हुआ आपका? फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्या हुआ आपका? फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सबको समझा? तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जैसे वेक्टर है तो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? जैसे फोर्स है तो फोर्स का पहला यूनिट क्या आपका? एफ, और इसके ऊपर हमने क्या लगाया? एरो लगाया। तो ये हो गया आपका फोर्स का वेक्टर। ये क्या होगा आपका? फोर्स का वेक्टर। फोर्स वेक्टर होगा। तो फोर्स का अगर यूनिट वेक्टर दिखाना है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 5 न्यूटन। पर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है यूनिट वेक्टर की? 1 न्यूटन। बराबर। और डायरेक्शन किसका है? फोर्स का। और ये यूनिट वेक्टर किसका है? फोर्स का। इसलिए इसका क्या लिखेंगे? फोर्स का यूनिट वेक्टर। इसलिए मैं एफ लिख देता हूं। पर ये यूनिट वेक्टर है तो मेरे को अलग सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? कैप। इसको बोलते हैं एफ कैप। और ये आपका क्या? एफ के ऊपर हमने एरो लगा दिया। समझे क्या? तो ये आपका हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और ये वो आपका यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो इसको इसको जैसे भी ये 5 केजी को मैंने 5 पार्ट में तोड़ा, तो इस फोर्स को मैं 5 पार्ट में तोड़ सकता हूं ना। तो देखो कैसे, एक पार्ट आपका ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये वाला पांचवा हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके अगर मैं 5 बना सकता हूँ। ये पहला हो गया, ये पहला वेक्टर, ये वाला दूसरा वेक्टर, ये वाला तीसरा वेक्टर। क्योंकि जोड़ना है तो कैसे जोड़ना पड़ेगा? सेम ऑर्डर में। टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, और सबके सब अगर पैरेलल होते तो क्या होता है उनका सबका? अलजेब्रिक एडिशन होता है। तो पहला ये वाला, फिर चौथा, और ये वाला क्या होगा आपका? पांचवा। तो एक्चुअली में ये जो आपका फोर्स वेक्टर है इसके मैं कितने यूनिट वेक्टर बना सकता हूँ? 5 बना सकता हूँ, और उन पांचों को जोड़ो तो ये मेरे को फोर्स वेक्टर मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ये एफ वेक्टर है एक्चुअल में क्या है? एडिशन है यूनिट वेक्टर का 5 बार। 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एफ वेक्टर को कॉमन निकलेगा ना। कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 टाइम्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एफ वेक्टर। एक्चुअली ये देखा यार, ये फोर्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है, और यहाँ पे भी तो 5 ही है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर ये फोर्स वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या है? ये आपका क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन एरो हटा दो तो क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड। एरो डालो तो क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। और ये वाला ये एफ मतलब ये आपका क्या है? 5। तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ना, तो आपका बन जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ की मैग्नीट्यूड इंटू एफ का यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एफ का यूनिट वेक्टर हो जाएगा फोर्स वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर का वैल्यू। बराबर है। तो कोई भी अगर आपका मान के चलो जनरल वेक्टर है ए वेक्टर, कोई भी मान के चलो आपका क्या है? ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका? ए क्या होगा? और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका? ए। ये आपका यूनिट वेक्टर, और ये आपका, और ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड का नॉलेज देगा कि डायरेक्शन का देगा? ये देगा डायरेक्शन का नॉलेज, और ये हो गया आपका, और इसी को लिख सकते हैं हम ए की मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर। तो ये बनेगा आपका एक जनरल। कहीं कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों ऑनलाइन वाले देखो, देखो जो आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ऑनलाइन वाले बताओ फट से कहीं पे दिक्कत है तो। देखो आपकी ये मीटिंग नहीं कि 4 मिनट में खत्म होगी, तो ऑटोमेटिक मीटिंग बंद होगा। तो सेम लिंक पर क्लिक करो और 10 मिनट के लिए ज्वाइन करो, उसके बाद ले सकता हो ना। तो फट गए।
यह सब चीजें क्लियर है सबको? पक्का? कहीं भी डाउट है यहाँ पे? ये मिटा दो, ये मिटा दो ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के बारे में। अभी बताओ, अभी वेक्टर है, जैसे भी मान के चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे भी मान के चलिए ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, दे देती हूँ। हाँ, ये आपका क्या है? वेक्टर है। ये आपका क्या है? वेक्टर है। ठीक है, अब इसके कितने डायरेक्शन ले सकता है ये वाला? अब ये वाला आपका स्पेस है, ये स्पेस है, 3D स्पेस है, बराबर है? बराबर है। तो ये वेक्टर आपका कैसे रख सकते हैं हम? ऐसा रख सकते हैं, 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 ऐसा ऐसा ऐसा। कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? तो स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस में कैसे रखा हुआ है ये बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। सबको समझ में आ रहा है ओरिएंटेशन क्या है? तो वेक्टर किस पोजीशन में रखा हुआ है किसी भी स्पेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका ओरिएंटेशन बोलते हैं। और इस ओरिएंटेशन के बारे में कौन नॉलेज देता है मेरे को? यूनिट वेक्टर। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन ही तो होगा ना। तो ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर कहां पे होगा? ऐसे होगा। लेट से ये वाला इसका यूनिट वेक्टर है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर कहां पे होगा? ऐसे होगा। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर कहां पे होगा? ऐसे होगा। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर कहां पे होगा? ऐसे। अगर ये ऐसे रखा हुआ तो यूनिट वेक्टर, तो ऐसे यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं? क्या ये दो वेक्टर सेम है? एक वेक्टर ऐसा रखा हुआ है और एक वेक्टर ऐसा रखा है, ये दो वेक्टर सेम है? इसका यूनिट वेक्टर इधर होगा और इसका यूनिट वेक्टर इधर होगा। नहीं समझा? तो ऐसे अगर अनंत वेक्टर्स हो गए तो उसके यूनिट वेक्टर भी कितने होंगे? तो हर बार अलग अलग दिखाओगे क्या? तो हमने क्या किया, डायरेक्शन सेट कर दी। किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके हम कंपोनेंट्स करेंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, और 3 कंपोनेंट होगी तो 3 डायरेक्शन होगी ना, बराबर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को हम स्प्लिट कर देते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, अगर मैं ये ऑब्जर्वर हूं, मैं क्या हूं? ये ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, बराबर है? तो ये अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे लिए 3 डायरेक्शन कौन सी हुई? ये तो मेरा एक डायरेक्शन और सामने वाला है। ये अगर मैं सामने देख रहा हूं तो इस तरफ का डायरेक्शन क्या हुआ मेरा? एक्स एक्सिस, राइट। अभी ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला, ये राइट साइड ना, मैं ऐसा, ये राइट साइड ना, और ये सामने वाली साइड एक्स, ये वाई, और ये वाला जेड। ये तो एक्स हो गया, तो वाई कैसे दिखाओगे? ऐसा। तो ये तो साला 2D है ना, 2D में कैसे दिखाओगे? तो हम कैसे दिखाते हैं इसको? ऐसे। ये वो आपका वाई, फिर ये एंगल बनता है। देखो एक्चुअल में है ये ऐसा, पर समझने के लिए हमने 2D में 3D डायग्राम बना रहे हैं ना, ऐसा दिखा रहे हैं। सबको समझा क्या? ये एक्स, ये वाई और ये क्या हुआ आपका? तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर मान के चलेंगे। चलो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आपका? आई क्या है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है तो उस तरह का यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, अरे ना। और अपने पास वेक्टर का फार्मूला पता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू, या फिर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड। ये अपने पास फार्मूला पता है। अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं, एक सेट कर देता हूं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? यूनिट वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन। क्या हो गया आपका? तो मैं तीनों डायरेक्शन में क्या कर देगा? यूनिट वेक्टर सेट कर देता। तो अपने स्टैंडर्ड, जैसे मास है, तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी, मीटर, केजी, ग्राम, ये हमने स्टैंडर्ड बना ना। तो वैसे ही यूनिट वेक्टर है तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना। अभी अनंत वेक्टर हो गया तो अनंत यूनिट वेक्टर दिखाओगे क्या? तो उसी वेक्टर को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, और वो स्प्लिटिंग कहां पे होगा? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और तो उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में। तो उस वेक्टर को मैंने किस में रिप्रेजेंट करा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। अरे ना, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है आपका आई क्या? ये आई वो यूनिट वेक्टर होगा एक्सिस में, उसके ऊपर लगा दो क्या? तो हो गया आपका उसका रिप्रेजेंटेशन। वाई में क्या होगा आपका? वाई में क्या होगा आपका? जे क्या? और जो जेड होगा तो जेड में क्या होगा आपका? के क्या? जेड में क्या होगा आपका? के। तो ये आपके आई कैप, जे कैप और के कैप आपके क्या? यूनिट वेक्टर से कहां पे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, और इसका भी क्या होगा? अभी जैसे अभी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे?
तो वो लिखते थे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसका मैग्नीट्यूड देना है तो ए से लिखते थे, एरो हटा देते थे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। और या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ, तो ये भी मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। और 99% ऑफ द टाइम हम क्या यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, लेकिन ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं यूनिट वेक्टर है आई क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आई क्या आपका मॉड, बराबर है। जे क्या है तो इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जे क्या आपका मॉड। और जो आपका के क्या है इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, के क्या आपका मॉड। और तीनों के मैग्नीट्यूड कितने है, 1। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट। सबको समझ में आया। तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। चलो आगे बढ़ो, बस 5 मिनट थोड़ा सा दिखा देता हूं स्प्लिटिंग, खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, अभी स्प्लिटिंग हमने एक्चुअली में किया तो किया क्यों, वो रीजन देखो। जैसे भी मान के चलिए आपका एक आपका ऐसा कुछ तो भी क्या बोल सकते हैं उसको, पहाड़ बोल सकते हैं, पहाड़ या फिर क्या होता है, हिल टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहाँ से आपका क्या होगा, ऐसा रास्ता है ऊपर, लेट से ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। और मान के चलो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को मैंने पुश करना चालू किया नीचे से। नीचे से क्या किया मैंने, एक ब्लॉक को पुश करना चालू किया। तो आपका ऐसा कुछ तो भी था ब्लॉक, ये आपके ब्लॉक है, ठीक है। और इसको मैंने पुश करना चालू किया, बड़ा दिखा लेता हूं। ऐसे नीचे से मैंने पुश करना चालू किया ऊपर की तरफ, कहां पुश करना चालू किया मैंने, ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं इस तरफ, बराबर। तो मान के चलो मैंने इसको यहां से लिया और कहां पे लेके गया मैं, यहां पे लेके गया, और है कि ना, यहां से उठाया और कहां पे लेके गया, यहां पे। तो एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये तो समझते हो, बराबर। और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। मेरे को ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बोलो। तो जब भी कोई बॉडी मोशन करती है, जब भी बॉडी क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है और मोशन करती है, बराबर है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। उसका जो एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक क्या होगा आपका फाइनल पॉइंट होगा, दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। और एक तरीका हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगा स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो वो जो स्ट्रेट लाइन देगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, अभी दिक्कत यह है कि साला इसका इनिशियल पॉइंट लोगे कौन सा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो अनंत पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ऐसे अनंत पॉइंट्स होंगे ना। आप कौन सा लोगे, तो आपको लेना है उसका सेंटर ऑफ मास। क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास। अगर कोई भी अगर यूनिफॉर्म शेप्ड बॉडी होगा तो सेंटर क्या होगा आप निकाल सकते हो। जैसे ये रॉड है, इसकी सेंटर क्या होगी, ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना। या अगर मान के चलो कोई भी गोला है, स्फीयर है, तो उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ना। तो वैसे तो जैसे ही इस ब्लॉक का जो सेंटर होगा वो आपका ये होगा, ये वाला, जिसका इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा आपका, ये होगा। और है कि ना। और आपको पता है हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे एरो लगना चाहिए ना। तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, और ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया मैंने, एरो। सबको क्लियर है। यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं मान के चलो ये रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर की बात आती है ना, तो किसी कोई भी अगर मेजरमेंट लेने है तो मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जर्वर को चाहिए ना। तो आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर हमेशा किसके साथ रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और खुद को कहाँ पे रखता है, ओरिजिन खुद को कहाँ पे रखता है। तो इसके हिसाब से अगर चलते हो तो यार ये तो हुआ आपका एक्स एक्सिस, और ये हुआ आपका, अभी मोशन प्लेन में हो रही है कि स्पेस में हो रही है, प्लेन में हो रही है ना, ये प्लेन है ना। देखो देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और देख लो ये कौन सा प्लेन में है, जेड तो इस तरफ है ना। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है कि सिर्फ इधर ही चल रहा है,
या तो एक्स में चल रहा है या फिर तो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है ना। तो ये देखो, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका क्या है, व्हाइट बोर्ड कौन से प्लेन में आ रही है, इस प्लेन में आ रही है। कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन। तो जब आपका दो ही होगा, सिर्फ प्लेन में मोशन होगी, तो आप सिंपली कर लेना एक्स एक्सिस और जेड को लेने की जरूरत है क्या, कल में तीनों एक्सिस वाला देखा होते तब तीनों एक्सिस वाला होता, ठीक है। अभी पहले दो वाला लेंगे, ठीक है। तो अगर दो वाला जब लेते हो तो ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ आपका, तो एक्स में ये कितना है, यूनिट वेक्टर आई क्या, वाई में कितना है, ये आपको पता ही जे क्या, बराबर है। तो एक्चुअली में जब ये ब्लॉक यहां से यहां पे गई, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक है वो एक्स में भी चली और वाई में भी चली, चली कि नहीं चली। अगर ये यहां से यहां पे गई है, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं, बराबर, ये तो रिजल्ट हुआ ना, तो इसको स्प्लिट करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, और उनको अगर जोड़ता हूं तो ये मिलता है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या फिर पॉलीगॉन लॉ। तो देख लो, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंपोनेंट क्या होना चाहिए, अब कैसे अपने मर्जी से नहीं करेंगे, आड़े टेढ़े कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो एक आपका एक्स में आ रहा है तो एक कहां पे आ रहा है आपका, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर के, ये वेक्टर है, वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या बोलते हैं। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर में, मतलब ये टेल, ये हेड, ये टेल और ये हेड, तो ये बन गया आपका एक वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट, ये हो गया आपका दूसरा। तो एक्चुअली में इसको जब तोड़ा तो ये कंपोनेंट ये बना और ये बना, क्योंकि ये ब्लॉक अगर देखोगे जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरे एक्स में भी जाते हुए दिख रही और वाई में भी, इसलिए इसका एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट है, और तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, बराबर है। पर यार ये डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इस dx की, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो x कंपोनेंट है उसकी अगर मैग्नीट्यूड पूछता हूं तो यहां से लेके यहां तक है जो dx है, और इसकी मैग्नीट्यूड पूछता हूं तो यहां से लेके यहां तक है वो जो क्या आपका। तो अगर मेरे को dx और dy को मेरे को क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे मेरे को एरो लगाना पड़ेगा, यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, एरो। तो एरो लगाऊंगा तो क्या हो जाता है आपका, वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते थे, ए वेक्टर मतलब क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर क्या देता था मेरे को, डायरेक्शन। तो अगर मैं इस dx वेक्टर का, dx को इसको अगर मैं x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करना पड़ेगा। पर ये आपका कहां पे, ये तो x एक्सिस में है, तो जो x एक्सिस का डायरेक्शन है वही dx का डायरेक्शन है, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो साला सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, dx का मैग्नीट्यूड dx, और हां ना, और डायरेक्शन x एक्सिस, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, x का यूनिट वेक्टर बन गया आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वैसे dy क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर से। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ तो कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे, टेल हेड, टेल हेड, तो ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो देखो आपका ये हो गया dx वेक्टर का एडिशन किसके साथ, dy वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, d वेक्टर मिल रहा है। तो dx वेक्टर मतलब क्या है, dx i क्या प्लस dy j क्या, इसी को क्या देगा आपका, ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसमें, x एक्सिस, और बस यही है आपका रिजोल्यूशन, बाकी कल पढ़ेंगे। और याद